Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In the last lecture we were discussing about potential step. विभव सीढ़ी के बारे में बात कर रहे थे लास्ट जो लेक्चर था उसमें, और विभव सीढ़ी हमारा कंप्लीट हो गया था. अब उसी टाइप के सिमिलर काइंड ऑफ जो डेरिवेशंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो हम लोगों का ये जो चैप्टर है इसमें दो टॉपिक और है. एक तो है पोटेंशियल जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आयताकार विभव प्राचीर या आयताकार विभव रोधिका, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. ठीक है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. क्या होता है, किस तरीके से, क्या क्या डेरिवेशन है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या है टॉपिक का नाम है रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका. प्राचीर या आयताकार विभव रोधिका. क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये किस टाइप का होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. पहले मैं इसका हल्का सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर इसके बारे में मैं लिखवाऊंगा. ठीक है ना. तो देखो, पहले वाला जो डेरिवेशन था, लास्ट वाला जो पोटेंशियल स्टेप का था विभव सीडी का, उसके अंदर ये था कि ये ऐसा था कि x इक्वल्स टू 0. इससे पहले पोटेंशियल विभव का मान 0 हुआ करता था, v इज इक्वल्स टू 0. और इसके बाद में विभव का मान, पोटेंशियल का वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होता था, v नॉट माना था, और वो कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक अप्रोच कर रहा था, कि अनंत तक जो विभव का मान है अप टू इन्फिनिटी v है वैल्यू, यहाँ पे v नॉट इधर है ना. लेकिन अभी ऐसा नहीं है. मतलब पहले जो इसकी चौड़ाई थी, जो विड्थ थी, वो इन्फिनिटी थी और हाइट फिक्स थी, है ना. अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इसकी हाइट तो फिक्स है ही है, मैं इसकी विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं फिक्स कर देता हूँ. मैं पहले अनंत तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था, अब मैं इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा, ये यहीं तक है. मतलब ये जो पोटेंशियल का जो स्टेप बनाया था हमने, पहले इन्फिनिटी विड्थ का था, ये अभी इनफाइनाइट विड्थ का नहीं है. अभी कहाँ कितना है, ये इतना ही है. और ये x, मान लो कि ये वॉल है x इक्वल्स टू 0 पे, ये है x इक्वल्स टू a तक. मतलब इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कितनी है, a. और हाइट तो फिक्स है ही, जितनी भी है. जैसे ये हाइट आपका कितना, v नॉट हाइट है, ये कितना है, v नॉट. पोटेंशियल कितना ले लो आप, v नॉट हाइट का ले लो, तो ये पोटेंशियल जा रहा है इस तरफ. समझे. मतलब ये इस तरीके का आ गया. अगर एक्सिस में बात करूँ तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं. ये आ गया, ये इतनी चौड़ाई का, मतलब सिंपल. अगर ये इस तरीके का आ जाता है, एक x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू a पे, इधर v इक्वल्स टू 0, इसके बाद में, इसके पहले भी v इक्वल्स टू 0, और इस हाइट पे v नॉट. आ गई बात समझ में. मतलब एक कोई बंदा इधर से आ रहा है, सामने एक दीवार है और उसकी चौड़ाई फिक्स है, विड्थ भी फिक्स है, और ये दीवार के इस तरफ कुछ नहीं है. मतलब इधर भी विभव 0, इधर भी विभव 0 है, इधर भी पोटेंशियल 0, इधर भी पोटेंशियल 0. मतलब विड्थ भी फिक्स हो और हाइट भी कांस्टेंट हो, दोनों ही अगर नियत हो, कांस्टेंट वैल्यूज हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फाइनाइट वैल्यूज हो तो इसको आयताकार विभव प्राचीर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर. चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही अगर लिमिटेड है अपने पास में, मतलब कि फाइनाइट वैल्यू, जो परिमित मान है, तो क्लियर है. तो मैं इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, यहाँ पे कुछ इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखवा देता हूँ, फिर ये डायग्राम बना लेना साइड में, और ये यहाँ से स्टार्ट करते हुए लिखते हुए साइड में लिख सकते हो, और फिर साइड में डायग्राम. ठीक है ना, जैसे पेज में लिखते हैं उस वे में लिखा करो, ताकि आपका नोट्स प्रिपेयर हो सही वे में. करेक्ट है. तो लिखो भैया, लिखो. पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में लिख लो. यदि विभव बाधा की ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों परिमित हो, यदि विभव बाधा की ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों परिमित हो, यदि विभव बाधा की ऊंचाई तथा चौड़ाई दोनों परिमित हो तो इसे आयताकार विभव प्राचीर, तो इसे
आयताकार विभव प्राचीर या विभव रोधिका कहते हैं, या विभव रोधिका कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, ये हो गया। अब इंग्लिश में लिख लो। इफ द हाइट एंड विड्थ, इफ द हाइट एंड विड्थ both are finite of a potential barrier then it is known as rectangular potential barrier, then it is known as rectangular potential barrier। क्लियर है, ये दोनों ही फिक्स होनी चाहिए अपने पास में। अब इसके बारे में थोड़ा सा और लिटिल बिट इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 रीजन हो गए, 3 क्षेत्र हो गए। दिस इज रीजन फर्स्ट, दिस इज रीजन सेकंड, दिस इज रीजन थर्ड। ये प्रथम क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र। यहाँ पर जो अब पहले 2 हुआ करते थे ना, क्योंकि अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस तरफ विभव का वैल्यू 0, इसके इस तरफ पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, 2 तो ये हो गए। एक इसमें अलग है, इसमें कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, V0 है ना। अरे यहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, V0 है। क्लियर है, आप ये यहाँ पे लिख लो या यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है। कोई यहाँ पे नहीं लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख लो। चमका। तो 3 रीजन हो गए, 3 क्षेत्रों में हमने इसको स्टडी करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा दैट इज, यहाँ पे वेव फंक्शन में साई फर्स्ट कंसिडर कर सकता हूँ, इधर साई सेकेंड और इधर साई थर्ड। करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ी इंफॉर्मेशन और लिखो। विभव रोधिका की चौड़ाई, विभव रोधिका की चौड़ाई x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a के मध्य है। विभव रोधिका की चौड़ाई x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a के मध्य है तथा इसकी ऊंचाई v0 है, तथा इसकी ऊंचाई v0 है, तथा इसकी ऊंचाई v0 है। लिखो, इंग्लिश वाले लिखो। The width of the potential barrier, the width of the potential barrier is between x is equals to 0 to x is equals to a, between x is equals to 0 to x is equals to a, and the height of the potential barrier, and the height of the potential barrier is v0, and the height of the potential barrier is v0। करेक्ट है, ये चीज है भैया। हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इज v0। ये बात समझ में आई। अब हमारे को क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, ये डायग्राम हो गया। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हम लोग, जैसा पहले क्या करते थे। तो लेट्स टॉक अबाउट मैथमेटिकल एनालिसिस। मैथमेटिकल एनालिसिस, मैथमेटिकल एनालिसिस गणितीय विश्लेषण। और जो अपना मेन फंडा है, इसमें हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेट क्या करने वाले हैं। मैथमेटिकल एनालिसिस में क्या कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस में वही चीज कैलकुलेट करते हैं क्या, पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये दोनों कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आओ भैया चलो अभी बात करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 रीजन है। अभी पहले मैं पोटेंशियल के बारे में बात कर लेता हूँ, विभव के बारे में। तो विभव इससे पहले x का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो विभव का वैल्यू 0, पोटेंशियल 0 है, और पोटेंशियल 0 है तो साई कितना है, यहाँ पे साई कितना है, साई 1 है। फर्स्ट रीजन है ये, साई फर्स्ट आएगा यहाँ पे, साई फर्स्ट। इसको मैं रीजन फर्स्ट बोल सकता हूँ, प्रथम क्षेत्र ये है,
रीजन फर्स्ट या फर्स्ट रीजन, ठीक है। सेकेंड कहाँ से, x इक्वल टू 0 टू a के बीच में है, x का वैल्यू 0 टू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन a, या इक्वल टू भी रख सकते हो आप। और ये यहाँ पर v का वैल्यू कितना है, पोटेंशियल का वैल्यू v0 है, बिकॉज ये गिवन है ना अपने को। यहाँ इन दोनों के बीच में विभव का हाइट है v0, है ना, ये लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे फलन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे फलन, एक सेकेंड, फलन फंक्शन इज इक्वल्स टू साई 1। यहाँ पे फंक्शन फलन फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, साई सेकेंड। फिर ये रीजन सेकेंड हो गया, ये सेकेंड, ठीक है। थर्ड की बात कर रहा हूँ, थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन कहाँ से, ग्रेटर देन एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए के इस तरफ। तो x का वैल्यू अगर ग्रेटर देन a है, इफ द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन a, देन पोटेंशियल इज 0, विभव का मान 0 उसके उस तरफ। तो फंक्शन कितना होगा, फलन फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, साई 3, ठीक है। अपने को ये तीन चीज़ें मिल गई, अभी पता चल गया, ठीक है। बाउंड्री भी दो, अपने पास दो बाउंड्री है, एक तो x इज इक्वल्स टू 0 पे, एक x इक्वल्स टू a पे। तो अभी आगे चल के जब बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब हमारा डिस्कशन चालू करते हैं। डिस्कशन में हम लोग हमेशा दो केस लेते हैं, है ना, कौन से, दो केस लेते हैं। एक तो x लेस देन 0 का, सॉरी, दो केस लेने का मतलब है कि अगर पार्टिकल का जो एनर्जी है, अगर E लेस देन V0 हो, और सेकंड केस में E ग्रेटर देन V0। ये दोनों केस डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। अब देखो, दोनों केस जब डिस्कस करेंगे तो अभी हमारे पास में वेव फंक्शन के लिए 3 रीजन है, तो तीनों क्षेत्रों में हम लोग फलन निकालेंगे। यहाँ पर भी फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ भी फंक्शन। तो दोनों कंडीशन में पहले ये कंडीशन लेंगे, E लेस देन V0। इस कंडीशन के अंदर, इन दिस कंडीशन वी विल फाइंड आउट साई 1, साई सेकंड एंड साई थर्ड। तीनों के वैल्यू हम लोग E लेस देन V0 वाली कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे, और फिर उनमें रिलेशन सेटअप करके हम लोग पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक कैलकुलेट करेंगे, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, करेक्ट है। फिर सेकंड केस लगाएंगे, और सेकंड केस के अंदर भी ये तीनों ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब ये तीनों कैलकुलेट करेंगे दोनों ही केस में, तो देखो ये वाला और ये वाला, ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, मतलब एज इट इज आएगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस साई सेकंड के वैल्यू चेंज होंगे, बाकी साई फर्स्ट और साई थर्ड तो जो इस कंडीशन में आएगा वही इस कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं केवल फर्स्ट कंडीशन के अंदर साई फर्स्ट और साई सेकंड निकालूंगा, साई फर्स्ट, साई सेकंड, साई थर्ड, इसमें तो तीनों ये कैलकुलेट करूंगा इस कंडीशन में, ठीक है। फिर ये जब कंडीशन बताऊंगा तो मैं साई फर्स्ट और साई थर्ड ये है जो डायरेक्ट यहां से काम में ले लूंगा, जो इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे ना डायरेक्ट वो। लेकिन आपको तो वो वापस से रिपीट करने हैं आपकी कॉपी में, क्योंकि डायरेक्ट वो के वो ही कॉपी करने हैं, चेंज तो होंगे नहीं। तो साई फर्स्ट और साई जो थर्ड होंगे ये तो दोनों कॉपी होंगे इसमें, केवल जो साई सेकंड आएगा वो कुछ डिफरेंट आएगा, करेक्ट है। तो मैं पहले ये केस लूंगा E लेस देन V0 का, फिर हम लोग तीनों कैलकुलेट करके पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेंगे सब कुछ। फिर जब ये कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट ये काम में ले लूंगा, इसके जो आंसर आएंगे ना लास्ट के वो काम में ले लूंगा। बट आपको क्या करना है, आपको तो ये इसमें जो किया था हमने कॉपी जो पूरा किया और इसमें जो पूरा किया वो वापस से आपको रिपीट करना है आपकी नोटबुक के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर को तो नहीं पता ना, एग्जामिनर तो एक ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अब आ जाओ भैया, हम लोग E लेस देन V0 की कंडीशन को स्टडी करते हैं। आओ भैया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट E लेस देन V0। हाँ जी, आपके एग्ज़ाम का कुछ आइडिया आया है कि इस बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ऑलमोस्ट मई में होंगे, मई में स्टार्ट होंगे। जो जनरली मार्च में स्टार्ट होते थे वो मई में, मतलब 2 महीने आगे पोस्टपोन होंगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट हुआ है तो मई में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आपको कोर्स के कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है,
आराम से हो जाएगा। वैसे मैं जो कोर्स करवाऊंगा मैं फेब तक कंप्लीट करवाऊंगा, फरवरी तक। वो इसलिए नहीं कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले, वो इसलिए कि फिर आगे मेरे को कुछ और डिफरेंट चीज़ें करनी है। और भी कोर्सेस है जैसे नेट CSR नेट का और IIT JEM का जो कोर्स चल रहा है उन पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है, उन पे भी। तो ये आपके जो कोर्सेस है BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, ये फरवरी तक कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी पैरेलल एक बुक्स और स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में वो चलते रहेंगे। तो ये तीनों हैं। अभी देखो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट केस 1, केस फर्स्ट केस क्या है, E लेस देन V0, करेक्ट है। जब कण की ऊर्जा V0 से कम हो, when the energy of the particle is less than the height of the barrier potential, potential barrier, करेक्ट है। ये है ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हमारे को फॉलो अप करना है। तो इस कंडीशन में क्या क्या चीजें होगी वो चेक करते हैं। तो ये जो कंडीशन है हम लोग अब साई फर्स्ट, साई सेकंड और साई थर्ड इस कंडीशन में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले साई फर्स्ट, फिर साई सेकंड, फिर साई थर्ड, करेक्ट है। तो पहले रीजन फर्स्ट के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड। मैं पहले ऐसे करूंगा, साई फर्स्ट के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर सेकंड के लिए, क्योंकि ये दोनों इजी है, फिर इसके लिए कर लेंगे। तो पहले साई फर्स्ट के लिए देखो, प्रथम क्षेत्र के लिए x लेस देन 0, इस रीजन के लिए बात करें। फॉर फर्स्ट रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है? फर्स्ट रीजन होता है x लेस देन 0, इधर ही होता है ना। आओ भैया, x लेस देन 0, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करें बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर समीकरण से, देखो श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या होगा, माइनस h² अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस v साई इक्वल्स टू e साई। ये होता है श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन कौन से रीजन फर्स्ट के लिए बात करें तो फर्स्ट रीजन में साई क्या होता है, साई 1, तो इसको हम लोग साई फर्स्ट लिख रहे हैं ना, दिस इज साई फर्स्ट, ठीक है, ओके। v कितना है, v इज 0 फॉर x लेस देन 0, यही है ना। अरे फर्स्ट रीजन जो है x लेस देन 0 वाला जो क्षेत्र है उसके लिए पोटेंशियल कितना है, 0, पोटेंशियल 0 है तो पुट कर दो माइनस h² अपॉन 2m डेल स्क्वायर, ओ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा ना, डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, हटाओ इसको, इज इक्वल टू e साई फर्स्ट, करेक्ट, ओके। सो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ये जो पहले वाला जो इक्वेशन आता था सेम उसी तरीके का इक्वेशन आ गया, मैंने कुछ नया नहीं किया है, ये बाकी बातें वैसी की वैसे याद आ रही है। साई फर्स्ट, ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, ये नेगेटिव आ गया, इधर से नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये घूम फिर के इधर वापस से ट्रांसफर करेंगे इसको, तो ये वापस से पॉजिटिव आ जाएगा, ये वापस से पॉजिटिव आ गया, 2me अपॉन h² साई फर्स्ट इक्वल्स टू 0, ये हो गया। इसके बाद में इसको क्या लिखूँ मैं, इसको कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, दिस इज 2me अपॉन h² इक्वल्स टू k², तो इसको लिख लो आप डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। सेम आंसर आएगा जो पहले इतनी बार आया है पोटेंशियल 0 वाले रीजन के लिए, सेम ही आंसर आएगा, बट मेरा तो इसको कंप्लीट करना फर्ज है इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए हैं इसलिए बस
ठीक है, ये इसको कंप्लीट करो, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर साई फर्स्ट प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट को कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया था, वैसे सेम तरीके से हो जाएगा, ये सेम मेथड यूज करना, डेल स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि साई फर्स्ट कांट भी 0, साई फर्स्ट 0 नहीं हो सकता ना, क्योंकि फंक्शन ही 0 हो गया तो वहाँ पे पार्टिकल नहीं होगा, जबकि वहाँ तो पार्टिकल है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो साई फर्स्ट कांट भी 0, सो ये 0 नहीं हो सकता, तो फिर इसको 0 होना पड़ेगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 देगा, तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एंड डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के, ऐसा आएगा। और इसका सॉल्यूशन लिखना आप भली भांति जानते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा, साई फर्स्ट इज इक्वल टू साई फर्स्ट इज इक्वल टू ए ई टू पावर, एक बार तो ये पॉजिटिव के साथ में लिख दो, एक्स प्लस बी ई टू पावर, फिर एक बार नेगेटिव वाला लिख दो, क्योंकि एक प्लस आयोटा के और माइनस आयोटा के हैं, मैंने ये पहले बता रखा है, मैं रिपीट नहीं करूँगा। ये आ गया आपका वेव फंक्शन भैया, करेक्ट है। दिस इज आवर साई फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ साई फर्स्ट कौन से रीजन में आ गया, साई फर्स्ट आ गया अपने फर्स्ट रीजन में आ गया, इस रीजन की बात कर रहा था मैं। इन दिस रीजन द वैल्यू ऑफ साई फर्स्ट इज दिस वन, ये आ गया। अभी जैसे साई फर्स्ट में आया है, साई थर्ड में भी कैलकुलेट करेंगे हम लोग, किस में कैलकुलेट करेंगे, साई थर्ड के अंदर भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साई थर्ड में। साई देखो, साई फर्स्ट में इस रीजन के अंदर v इक्वल्स टू 0 है, इस रीजन में v इक्वल्स टू 0 है, और इस रीजन के अंदर भी तो पोटेंशियल कितना है 0, इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें v नॉट है। तो पहले अब इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी 0 तो सेम इसी टाइप का वेव फंक्शन आएगा, उसमें कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू डिफरेंट ले लेंगे, पर वेव फंक्शन इसी फॉर्म का आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, मैं तो चलो करके देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड के लिए बात कर रहा हूँ ना, थर्ड के लिए थर्ड देखो, थर्ड क्षेत्र के लिए, और थर्ड क्षेत्र कहाँ पर है, x ग्रेटर देन a, x ग्रेटर देन a उस तरफ है ना। तो फॉर थर्ड रीजियन, ठीक है। तो थर्ड रीजन के लिए क्या होगा, फॉर थर्ड रीजन के लिए देखो, वही मेरे को क्या करना है, श्रोडिंगर इक्वेशन अप्लाई करना, और मुझे कुछ आता ही नहीं है। बाय श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन जी काम करते थे, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर ने वैसा ही काम किया है, ऐसा है। श्रोडिंगर की शादी नहीं हुई थी ऐसा बोला जाता है। तो श्रोडिंगर के बारे में बात करते हैं। तो श्रोडिंगर के बारे में नहीं, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, ठीक है। ये है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये साई, और ये क्या आएगा, साई थर्ड आएगा ना, थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, प्लस वी साई थर्ड इज इक्वल्स टू ई साई थर्ड। हाँ जी, थर्ड रीजन में पोटेंशियल का वैल्यू कितना था, 0। थर्ड रीजन में पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 0 फॉर x ग्रेटर देन a, इस रीजन के लिए है ना। इस रीजन के लिए v का वैल्यू 0 था, पोटेंशियल 0 था, पोटेंशियल 0 आएगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। ये डेल लिख लो या डी लिख लो, एक ही वेरिएबल है तो कुछ भी लिख लो। एक ही वेरिएबल होता है तो हम लोग जनरली डी लिखते हैं ना, लेकिन डेल जो होता है वो जनरल फॉर्म होता है, वो सिंगल वेरिएबल में भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो जनरली डेल लिखता था मैं, अभी डी लिख दिया, एक ही बात है। कुछ ही लिख लो, आपकी जो चाहे मर्जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, करेक्ट है। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2me अपॉन एच कट स्क्वायर साई थर्ड, ये आएगा नेगेटिव, डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस
2m/h² psi third इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट 2me/h², 2me/h² पहले भी हमने एजम्पशन लिया है कि 2me/h² को k² के इक्वल किया था, तो यहाँ पर वही चीज़ है तो लिख दो। सिंस वी नो दैट व्हाट, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि 2me/h² इज इक्वल टू k², k² के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, इसको लिख दो डेल स्क्वायर साई थर्ड अपॉन डेल x² प्लस k² साई थर्ड इक्वल टू 0। ये वैसा ही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, उसी तरीके का एक अवकल समीकरण बन गया है। तो हम लोग उसी तरीके से आंसर आएगा, इसका बस कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू चेंज कर देंगे। देखो भैया ये ऐसा हो जाएगा, इसको d² साई थर्ड प्लस k² साई थर्ड इज इक्वल टू 0, d² प्लस k² साई थर्ड इक्वल टू 0। अब साई थर्ड तो 0 नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उधर अगर 0 हुआ साई थर्ड अगर 0 हुआ इसका मतलब उधर पार्टिकल नहीं है, और पार्टिकल तो है, जा सकता है उधर, और पार्टिकल ही नहीं है अगर उधर, तो फिर फंक्शन कैसे आएगा? जबकि पार्टिकल है तो फंक्शन होगा, फंक्शन होगा तो फंक्शन 0 नहीं होगा, और फंक्शन 0 नहीं होगा तो साई थर्ड कांट बी 0 इन थर्ड रीजियन, साई थर्ड कैन नॉट बी 0 इन थर्ड रीजियन, सो d² प्लस k² विल बी 0, राइट? सो d² प्लस k² विल बी 0, इट मीन्स d² इज इक्वल टू माइनस k², दैट इज इक्वल टू d इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k, करेक्ट है? d इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा k, राइट? ओके, तो d का वैल्यू मिल गया अपने को, d का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाए, हेंस साई थर्ड विल बी, न्यू कांस्टेंट आएगा अभी, ए बी तो उधर मान लिया था ना, यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट ले लो, c इज इक्वल टू आयोटा k x प्लस d ई टू पावर माइनस आयोटा k x। ये मिल गया मुझे कौन से रीजन के लिए, साई थर्ड के लिए। तो ये थर्ड रीजन के लिए वेव फंक्शन मिल गया, उससे पहले अपने को कौन से फर्स्ट रीजन के लिए वेव फंक्शन मिल गया, तो दोनों रीजन के लिए और सेम ही कैलकुलेशन है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज हुआ है यहाँ पे हमने जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर एक काम करो आप, यहाँ पे d, यहाँ पे इसको d मत बोलो, क्योंकि इसको d बोलोगे तो फिर इधर भी d कांस्टेंट है ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इस d को कुछ और बोल दो आप, d को d डैश कर दो तो कोई प्रॉब्लम है क्या? d डैश लिख दो इसको, ठीक है, ये d रह जाएगा। तो ये c साई थर्ड का वैल्यू आ गया और उधर साई फर्स्ट का आ गया, तो दोनों रीजियन के लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, वेव फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। दोनों क्षेत्रों के लिए हमने तरंग फलन के मान निकाल लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये तो सिंपल होता था, जैसे अब तक करते आ रहे हैं, काफ़ी सारे केस डिस्कस कर लिए, तो उसी वे में है। अभी हम लोगों का जो मेन टास्क है वो है इस रीजियन के अंदर साइज सेकंड कैलकुलेट करना, तो साइज सेकंड कैलकुलेट करेंगे। ये जो दोनों केस है ना, देखो अभी हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, E लेस देन वी नोट, E लेस देन वी नोट के केस में ये जो हमारे पास में आया है ना फर्स्ट रीजियन के लिए, ये जो साई फर्स्ट और जो ये साई थर्ड, ये जो दोनों वैल्यू आए हैं ये सेम डिट्टो कॉपी करना है आपको, कहां पर भी, जब मैं आपको सेकंड वाला जब केस पढ़ाऊंगा ना E ग्रेटर देन वी नोट, उसमें भी ये दोनों ऐसे कैसे कॉपी होंगे, ये दोनों चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, वो आगे का कैलकुलेशन जो साइज सेकंड वाला इस रीजन के लिए अब जो करूंगा ना वो वाला। तो पहले तो हम लोग इस केस के लिए जो केस चल रहा है इसके लिए साइज सेकंड कैलकुलेट करेंगे, फिर इनमें सारी चीजें कैलकुलेट करके पारगमन गुणांक और परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सेकंड केस चालू करेंगे E ग्रेटर देन वी नोट, उसमें पहले तो ये दोनों केस होंगे जो कि सेम होंगे, तो इनको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल साइज सेकंड वाला केस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? ओके, और वीडियो कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे फीडबैक भी देते रहिए, आपका कैसा कोई सजेशन फीडबैक कंटिन्यू मेरे को व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं, लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, तो कुछ जैसे जैसे मेरे को पता चल रहा है मैं उन चीज़ों में चीज़ें चेंज भी कर रहा हूँ, तो किसी को कुछ भी लग रहा हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, और भी किसी को कुछ बताना हो, किसी को कोई सजेशन कोई गाइडेंस तो मेरे को लगेगा कि हाँ ये आपके लिए सूटेबल है, तो वो मैं बताता रहूँगा, ठीक है? करेक्ट है, ओके।